प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर के रेस्ट भाग को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे BaSO4 ये अभिक्रिया करता है तो अवक्षेप बनाता है, तो यहाँ हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बारे में आगे और उदाहरण लिखते छूट गया है। चलिए, उसके अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच होता है तब उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH, HCl NaOH ये दोनों अभिक्रिया कर रहा है। Cl अम्ल हो गया और ये क्षार हो गया। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो जो अभिक्रिया होती है उसका नाम हो जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ NaCl बना और H2O बना। फिर उसी प्रकार से ये भी अम्ल है और ये क्षार है। ये दोनों अभिक्रिया करके KNO3 बना रहा है, H2O बना रहा है। तो अर्थात जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया का नाम हो जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका दूसरा भी परिभाषा यहाँ लिखे हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अपने आयनों की अदला बदली कर लवण एवं जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है तब उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका कंडीशन आपको थोड़ा सा बढ़िया से याद रखना पड़ेगा। इसका कंडीशन है कि जब किसी भी अभिक्रिया के समय किसी तत्व के साथ यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है या क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। जैसे यहाँ देख लीजिए 2Mg + O2। यहाँ क्या हो रहा है, Mg में O2 की वृद्धि हो रही है अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पे हो गया Mg का ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पे H2S है, उसके साथ Cl2 मिला तो बन गया 2HCl। इसमें से क्या हुआ, H2S में से H निकल गया तो यहाँ पे क्या हो गया, S अलग हो गया है, HCl आके मिल गया है। जब हाइड्रोजन उसमें से निकल जाएगा, H2S था और S के साथ जो पहले से हाइड्रोजन था वो निकल गया, चला गया Cl के साथ। तो जब किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन निकल जाता है या किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन आके मिल जाता है, जुड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका नाम हो जाता है उस अभिक्रिया का ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। इसके बाद है अपचयन। इसका जस्ट उल्टा है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 + Cl2। यहाँ क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन का योग हो रहा है। Cl के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन मिल गया तो Cl का क्या हो गया, अवकरण हो गया। इसी का दूसरा नाम है अपचयन, अपचयन हो गया। फिर है CuO कॉपर ऑक्साइड। इसके साथ हाइड्रोजन मिल गया आकर के, तो यहाँ पर भी हो गया Cu + H2। CuO जो था उसमें से वो हट गया, तब भी यहाँ पे क्या हो गया, अवकरण हो गया। फिर उसी प्रकार से ये भी अगला उदाहरण है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है उपचायक या ऑक्सीकारक। वे पदार्थ जिनके कारण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे 2Mg + O2 = 2MgO। यहाँ O2 ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है, यहाँ करण लिख दिया है जो कि गलत है, ऑक्सीकारक होगा। मतलब वे पदार्थ जिसके कारण ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है
उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता तो ऑक्सीकारक जो है ऑक्सीकरण की विक्रिया होती वह नहीं हो पाता। अर्थात यहाँ पर ऑक्सीकरण की विक्रिया होने में O2 का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए वह ऑक्सीकारक हो गया। इसके बाद है अवकारक, मतलब जिसके कारण जो है अपचयन की क्रिया होती है उसे अवकारक कहते हैं। यहाँ पे H2S में यहाँ CuO का अपचयन हो रहा है तो CuO हो गया। यहाँ H2 अपचयक है, न H2 रहता और न इसमें जो है इसके साथ वो जुड़ता O, न ही Cu का जो है अपचयन होता। तो जब कोई तत्व अपचयन की क्रिया में भाग लेता है और उसी के कारण ही अपचयन होता है तो वे पदार्थ जिसके कारण अपचयन हुआ है वही कहलाता है अपचायक या अवकारक। फिर है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो इसका है ऑक्सीकरण और अवकरण के अभिक्रिया को संतुलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण जब अभिक्रिया दोनों एक साथ हो जाएगी तो उसका नाम हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ देख लीजिए, ऑक्सीकरण अवकरण CuO इसके साथ जोड़ दिए H2, ये हो गया Cu प्लस H2। यहाँ पे CuO था वो उसमें से O निकल गया तो अवकरण हो गया तो Cu बन गया। H2 था उसमें O आके जुड़ गया तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। इसलिए यहाँ पे दोनों अभिक्रिया हो रही है, जब दोनों अभिक्रिया होती है तो उसका नाम हो जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं Cu, और फिर इसमें से O हट गया तो Cu बचा और H2 में आकर O जुड़ गया तो क्या हो गया, H2 का ऑक्सीकरण हो गया और CuO का अवकरण हो गया। तो जब दोनों क्रिया एक साथ हो रही है तो उसका नाम हो जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर उसी प्रकार से यहाँ भी अगला भी है ZnO का। फिर अगला क्वेश्चन है संक्षारण क्या है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुएं वायु, नमी या जल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है उसे संक्षारण कहते हैं। आप देखे होइएगा कि कोई लोहा जो है उसको पानी की या नमी की मात्रा में छोड़ देने पर उसमें क्या होता है, ऊपर से एक बुरा टाइप का पदार्थ बना लेता है, उसी को कहते हैं संक्षारण। फिर अगला क्वेश्चन है विकृत गंधिता क्या है। वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाती है। वसा और तेल से बना जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें यही ऑक्सीकरण अवकरण की क्रिया होती है, जिसके कारण उसका स्वाद जो है गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है। उस घटना को कहते हैं विकृत गंधिता। ये जो दोनों का हम उपयोग करके विकृत गंधिता जो होगी उससे हम बचा सकते हैं। यहाँ जो BHA है और BHT है, उपरोक्त दोनों का उपयोग कर भोजन की विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। फिर उसके बाद है दहन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है उसे दहन कहते हैं। दहन के लिए आवश्यक शर्त है ये दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। पदार्थ दहन दहन की घटना तब होगी जब कोई दहनशील पदार्थ होगा। फिर है ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन होना जरूरी है दहन के लिए। और ज्वलन ताप की प्राप्ति, कुछ देर तक वो गर्म होगा, ज्वलन ताप उसकी प्राप्ति हो जाएगी तब वह जलेगा। तो दहन के आवश्यक शर्त 3 हो गया। फिर है दहन के पोषक तत्व, दहन की क्रिया होने में जो सहायता करे उसे दहन के पोषक तत्व कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर है ज्वलन ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना आरंभ करता है या प्रारंभ कर देता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। मान लीजिए किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हैं 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पर जा करके वह जो है जलना प्रारंभ कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस जलना प्रारंभ कर दिया तो उसका ज्वलन ताप हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। दहन के दृष्टि से पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। मतलब ऐसा पदार्थ जो दाह्य हो सकता है या जल सकता है उसको दाह्य पदार्थ कहते हैं, और जो नहीं जल सकता उसको अदाह्य पदार्थ कहते हैं। यहाँ ये दोनों हैं। उसके बाद है ज्वाला क्या है, तो वह क्षेत्र जहाँ गैसीय पदार्थ का दहन होता है उसे ज्वाला कहते हैं। गैसीय पदार्थ जहाँ जलता है, जब मतलब LPG गैस लीजिए या कोई भी चीज़, जैसे हम लोग जो सूखी लकड़ी होती है उसमें आग लगाते हैं तो वहाँ पे पहले वह धुआं की तरफ धुआं के वजह से निकलता है, फिर उसमें जाकर के ऊपर में आग लगता है, ज्वाला निकलती है। तो उसी को कहते हैं जहाँ गैसीय पदार्थ का दहन होता है उसे ज्वाला कहते हैं। ज्वाला के 4 क्षेत्र होते हैं। पहला है नीला क्षेत्र,
फिर है काला क्षेत्र, उसके बाद दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र, उसके बाद यहाँ पे उसका क्या किए हैं, व्याख्या किए हैं कहाँ पे कौन क्षेत्र होता है, ज्वाला के क्षेत्र। अब है एलपीजी क्या है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यह एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। एलपीजी प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का गंधहीन गैस है। इसके गंध का पता लगाने के लिए एथाइल मरकप्टन मिला दिया जाता है ताकि रिसाव का पता चल सके। फिर अगला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है, क्यों? तो मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ़ कर देते हैं, इसका क्या कारण है? तो मैग्नीशियम रिबन को ऊपरी सतह पर वायु के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसके कारण मैग्नीशियम रिबन बहुत कठिनाई से जल पाता है, मतलब जलने में कठिनाई होती है। इसलिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम के जो रिबन है उसको जलने से पहले सरेस पेपर से साफ़ कर देते हैं ताकि ठीक ठाक से वह जल जाए। फिर अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? लोहा का जो कील होता है कॉपर सल्फेट में हम डालेंगे तो उसका रंग बदल जाता है, क्यों? जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर की उपस्थिति को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण विलयन का रंग बदल जाता है। कहने का मतलब वो जो विस्थापन की बात थी वही हो जाती है। CuSO4 यहाँ जो है और Fe है, Fe के साथ SO4 मिल जा रहा है और Cu को अलग कर दे रहा है, तो स्वतः सी बात है कि वह जो है अभिक्रिया करेगा तो ये अपना रंग दिखाएगा, वो उसका रंग खत्म हो जाएगा। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। फिर उसके बाद है श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे लिखा गया है, इसके साथ ये चैप्टर समाप्त होती है। आप इस महत्वपूर्ण बातों को ठीक ढंग से पढ़ लीजिए। तो अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।